जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो 24 मार्च और 25 मार्च को आए हुए प्रश्नों के कि कितने प्रश्नों किस टाइप से आए मैथ्स के, तो सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक क्लास में रहें, आपको पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हो। जिसका भी पेपर हो उसे ज़रूर बता दें क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा किस लेवल पे पूछे जाए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दो घड़ियों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 308 है। कितना है? 308, जिसमें एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको याद हो तो जब समान लाभ हो समान हानि हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपन 100। एक्स हम किसे लेते हैं, एक्स लेते हैं हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो दर बढ़ रही है, तो कितने परसेंट की दर है, तो 12% का लाभ और जितने की हानि हो, क्लियर, उसे लेंगे हम एक्स। जब समान लाभ हो समान हानि हो तो ये वाला अपन यूज करेंगे। तो कितने परसेंट है यहाँ पर 12, तो कितना करेंगे 12/100, इतना क्लियर। एक्स स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144/100। हम इसे 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1.44, यानी 1.44% की हमें क्या होगी, हानि। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में हमेशा हमें हानि ही होगी, लाभ कभी भी नहीं होता, क्लियर। अगर 20% का लाभ 20% की हानि होती तो हम क्या करते, 20 का स्क्वायर 400/100, क्लियर। जब 400/100 कर दे यानी 4% की हानि ही होती, लाभ कभी नहीं होता, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को 6, 7 और 8 घंटे में कर सकते हैं। काम पूरा करने पर उन्हें 8,979 रुपये दिए जाते हैं, क्लियर। तो तीनों को कितने कितने रुपए मिले, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल आसानी से करेंगे। देखो ए, बी और सी काम का अनुपात कितना है इनका, यानी जो काम करते हैं ए, बी, सी 6, 7 और 8, इतना क्लियर। इसके बाद हम जो इनका क्षमता निकालेंगे, ठीक है। जो काम तो कर रहे हैं, काम करते हैं घंटे में, यानी इनके जो काम करते हैं तो कितने समय में करेंगे जी, 8 घंटे में करते हैं, यानी समय का दिया है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई काम निकाल लेंगे, तो जो समय दिया है 8 घंटे, 7 घंटे और 6 घंटे, ये दिया है हमें समय, हमें निकालना है कार्य। जितना कार्य करेंगे उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे हम, तो देखें एलसीएम 6, 7 और 8 रेगुलर नंबर हो तब हमें क्या करना होता है, आप एक तो या तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल लो एलसीएम 6, 7, 8, तो 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप टाइम वेस्ट कर लोगे और कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्लियर। क्योंकि जितने में आप करेंगे उतने में दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया, तो एक बार फिर देंगे 2 का भाग 3, 7, एक बार जाएगा, फिर 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, 7, 1, और फिर 7 का देंगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, यानी एलसीएम कितना आया 168। जब एलसीएम आ गया 168 तो हमने ले लिया वो काम कितना 168, क्लियर। 168 लिया तो 6 से भाग दिया, कितने बार जाएगा 168 में, ये हमारा टोटल वर्क लिया हमने, क्लियर। तो यानी ये कितना 6 घंटे में करता है, तो कितना काम करता है 6 से भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, क्लियर। कितना बचा 4, 6, 8, 48, यानी 28 काम करता है। बी कितना करता है, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 काम करता है। सी कितना करता है, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी इनका अनुपात आ गया कितना आ गया 28:24:21। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए बी सी का जो अनुपात या कार्य क्षमता आ गई कितनी आ गई 28:24:21। और इनमें जो रुपये बांटने कितने बांटने, तो देखें यहाँ पर 8,979 रुपये बांटने हैं, तो 24 और 21 इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, क्लियर। 45 और 28, 45 और 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 55, 10, 65, और यहाँ पर 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73, यानी 73 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8,779, क्लियर, सॉरी 8,979। यहाँ पे बन जाएगा 8,979। हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 73 का देंगे भाग,
क्लियर। तो इसमें थोड़ा आपको भाग में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हमें नहीं लगता कि अब आपको कहीं प्रॉब्लम होगी। क्लियर। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से अपन भाग देंगे। तो देखो या तो ये तरीका है, इससे कर लो, 73 का भाग दो 8,979 में, तो 73 एकम 73, कितना बचा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1 और ये 7 आ गया। क्लियर। 73 का डबल कितना होता है, तो 72 का डबल 144, 73 का डबल 146, तो ये हो जाएगा 146। कितना बचा, 1 बचा, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो ये कितने गुना है, 73 तिया, तो ये हो जाएगा 123, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, तो 1 की वैल्यू आई है 123। हमें कितने की बतानी है, जितने की भी बतानी है। उन्होंने पूछा है तीनों को कितने कितने रुपए मिले। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि देखो जब इसमें तीनों को कितने कितने रुपए मिले, यानी अब सब में कितने का गुणा करना है, 123 का। ठीक है, यानी 123 का जब आप गुणा करोगे जो आपको प्राप्त होगा वो आपके तीनों के आंसर्स होंगे। क्लियर। तो क्योंकि हमें बहुत कंटेंट करना है अभी, तो इसलिए अपन एक गुणा आप कर लेना और जितना भी है उनका आंसर हो जाए। क्लियर। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये वाला थोड़ा रुक जाए, इसका भी कर रहे हैं। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के 35 सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कुल 115 रुपये हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था भाई। देखें यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति के पास कितने रुपये हैं, कुल 115 रुपये उसके पास कुल है। इसमें से क्या हुआ, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं उसके पास, 35, यानी 1 रुपये के सिक्के यानी 1 का 1, तो कितने रुपये हो गए, 35 रुपये। इसमें से आप 35 को माइनस कर दो, कितने बचे, 115 में से 35 माइनस किया, बचे 80। इतना क्लियर। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। टोटल हमारे पास कितने रुपये हैं, 80 रुपये। 5 से हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 16 पंचे 80 होता है, आपको पता है। 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, यानी कितने सिक्के हैं, 16 सिक्के हैं। और यही हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ऐसे भी अपन इनको साथ में करेंगे, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के। जब तक ये देख लो, क्वेश्चन है 6798 में से क्या घटाया जाए कि वह 9 से विभाजित हो। तो देखें बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, विभाज्यता का नियम पता होगा कि 9 से विभाजित कब होती है वो संख्या। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। 6798, 6798। तो उन्होंने बोला कि क्या घटाया जाए कि वह 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या था कि वो संख्या या तो 9 का कोई मल्टीपल हो या उस संख्या में 9 से भाग चला जाए। क्लियर। ये होता है 9 का नियम। 9 का नियम लगभग सभी को पता भी होगा। तो देखें 9 और 8 17, 17 और 7 तो कितना होगा, 17 7 24, 24 और 6 30। इतना क्लियर। इसमें 9 का भाग तो जानिए, 9 का भाग कब जाएगा, जब वो 9 का मल्टीपल होता कोई। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने की बात हो रही। अगर जोड़ने की बात होती तो अपन 6 जोड़ देते, 9 चौके 36 हो जाता। लेकिन घटाने की बात हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कितना करना पड़ेगा, हमें 3 करना पड़ेगा। जब आप -3 करोगे तो कितना बचेगा, 27। अब ये 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी जो हमें एग्ज़ाम के हिसाब से जो हमारा आंसर है वो कितना आना चाहिए, -3। ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो देखें बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन एक ये भी था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। क्लियर। तो बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह होने की तो सिंपल सी बात है भाई। बादशाह तो क्या करेंगे, बादशाह होते कितने हैं, तो बादशाह होते हैं 4, 4 में से 1 निकाला गया। और टोटल पत्ते कितने हैं, 52, 52 में से 1 पत्ता निकाला गया। इतना क्लियर। तो 4 में से बादशाह कितने होते हैं ताश की गड्डी में, सबको पता है और सब जानते हैं, अनजान कोई ना बने। क्लियर। तो 4 में से 1 पत्ता निकाला, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। इसके बाद 52 C1, तो ये भी कितना रहेगा, 52। कैंसिल किया, 4 एकम 4,
13 चौके 52। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 1/13। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, प्रायिकता से भी थे, इतना क्लियर। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये अपन ने कैसे किया डायरेक्ट, तो देखो डिटेल में मन ना जा पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे टाइम की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा है। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 फैक्टोरियल। क्लियर, और 1 फैक्टोरियल को, तो 1 का तो कोई मतलब रहता नहीं है, 1 का मतलब रहता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, तो कितना आता है, जब 3 को सॉल्व किया जाएगा तो 3 2 और 1। वैसे जब 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 1, इतना क्लियर, 3 2 1, तो ए से ये कट जाता है, इसलिए कितना बचा, केवल 4 बचता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो ही गया जी। देखें, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, अंकित मूल्य यानी देखें, एक होता है प्रिंट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस विक्रय मूल्य, और एक होता है कॉस्ट प्राइस। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रिंट प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, सेल प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। क्लियर, तो उन्होंने बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 15%, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये कितना है, 15% अधिक, यानी कितना है, 115। फिर उन्होंने क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी 115 का 10% कितना होगा, 11.5, यानी आप 11.5 निकालोगे तो कितना माइनस होगा, 115 में से आप 11.5 माइनस कर दो। इतना क्लियर? जब यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3। क्लियर, 1 में से या 11 में से 2 जाएगा, कितना बचा, 9, यानी कितना आ जाएगा, 93.5, यानी वस्तु कितने में बेची गई, 13.5 में बेची गई। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। तो लाभ का प्रतिशत हमें कितना, लाभ तो इसमें, रुकना 1 मिनट, क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, 10% की अपन इस पर छूट भी दे रहा है, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हमें देख रहा है। नहीं, क्वेश्चन ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकना। 115 में से आप कितना माइनस कर रहे हैं, 11.5। इतना क्लियर? सॉरी, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गया। तो 115 में से 11.5 माइनस करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। इतना क्लियर? तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 और 1, कितना आ गया, 103.5, यानी जो हमने बेची है वस्तु वो कितने में बेची, 103.5 में। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 103.5, यानी जो हमारी वस्तु का क्रय मूल्य था कितना था, 100 था, हमें कितने का फ़ायदा हो रहा, 3.5, यानी 3.5 रुपये का। तो 100 का 3.5 निकालोगे तो ये अपन फालतू काम कर रहे हैं, इसमें निकलना। देखो एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं करना, अभी सीख लो, ठीक है? अब सीखने का तो टाइम ख़त्म है, अब क्लास है केवल वही लोग देख रहे हैं जिनका पेपर है और जिनका आज नहीं तो कल और एनालिसिस देख रहे हैं। तो हमारा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका पेपर हो भी जाए ना, तब भी आप ये काम जारी रखना, क्योंकि आपको बहुत काम में आएगा। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी अपन कर रहे हैं थोड़ी देर से। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़ें। दिए गए वर्षों में किसी संगठन के 5 विभागों में कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर?
ये वाला देखो 2012 में विभाग ए और बी, तो देखें पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप टॉपिक को कवर कर लें। और आपको देखो 2-3 दिन से रेगुलर हम पढ़ा रहे हैं, 4 दिन हो गए लगभग, आप लोग भी एक चीज़ देख रहे होंगे प्रायिकता से कहीं से क्वेश्चन आए चाहे नहीं, प्रायिकता से आ ही रहा है, तो आपको प्रायिकता से जरूर करना है। देखें बोला गया ए और बी में कर्मचारियों की कुल संख्या 2014 विभाग डी और ई में कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या के बीच संबंधित अनुपात। तो देख कुछ नहीं करना, ए और बी में क्या बात हो रही है 2012 की, तो देखें केवल हम क्या करेंगे 2012 पे फोकस किया, 2012 में ए और बी, तो 340 और 280 इतना क्लियर, तो 340 और 280 लेंगे। इसके बाद बी में कर्मचारियों की कुल संख्या ए और बी में, तो 2014 में विभाग डी और ई, 2014 में विभाग क्या देखेंगे हम डी और ई देखेंगे, इतना क्लियर। इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर अनुपात पूछा गया भाई, तुम तो अनुपात बताएंगे 340 और 280, ठीक है। पहले इसको रफ करें 340 और 280, 340 और 280 को ऐड करेंगे यहाँ पर 0 8 4 12 बचा 1 3 2 5 और 1 6, तो कितना बन गया 620। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 2014 विभाग डी और ई, तो डी और ई को जब जोड़ेंगे तो कितना बन रहा हमारा, एक मिनट 320 और 260, इसे जब ऐड किया जाएगा 320 और 260 को 0 8 5, तो कितना बना 580। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 31 अनुपात 2 से फिर कैंसिल होगा 2 दूनी 4 2 इनाम 18। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 31 अनुपात 29। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आना था वो कितना आना था 31 अनुपात 29। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 567 से विभाजित हो। क्लियर, तो आपको एक चीज़ क्लियर करा दें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इनमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, हमेशा ऑप्शन से कोशिश करना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन उसने भेजे नहीं है स्टूडेंट ने, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है, क्या करना है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन तो रहेंगे, इतने से ज़्यादा तो रहने वाले हैं नहीं, ए बी सी डी। तो इनमें आपको क्या देखना है, सभी ऑप्शन में 567 से भाग देना है। और जो अनुपात बन यहाँ पे देखो 7 और 6 13 और 5 18, यानी 9 का मल्टीपल है, तो ऊपर भी संख्या रहेगी 9 का मल्टीपल रहेगी। क्लियर, यानी 9 से भाग उसमें भी जाएगा 9 से इसमें भी जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर से दिल्ली के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। 2 ट्रेनें में से एक ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकलती है और दूसरी दिल्ली से ग्वालियर की ओर निकलती है। पहले की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरे की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी ट्रेन 60 मिनट देरी से निकलती है। कितनी, 60 मिनट देरी से निकलती है। दोनों दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे बोला गया एक तरफ है हमारा ग्वालियर, और आप तो लगभग मध्य प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगा ग्वालियर, और एक है दिल्ली, ठीक है। ग्वालियर से जो दिल्ली के बीच की दूरी है, तो ग्वालियर से जो दिल्ली के बीच की दूरी है वो कितनी है, तो वो है 400 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ग्वालियर से जो दिल्ली के बीच की दूरी है वो कितनी है 400 किलोमीटर। इसके बाद बोला दोनों ट्रेनों में से एक साथ, एक ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकलती है, दूसरी दिल्ली से ग्वालियर के लिए निकलती है। तो कौन सी निकलती है, दूसरी ट्रेन, और दूसरी की गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और कितने मिनट देरी से निकलती है 60 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ग्वालियर से निकल रही है इसकी स्पीड कितनी है, तो ग्वालियर से निकलने वाली ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो यहाँ से निकल रही है कौन, दिल्ली से, तो इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सबसे पहले ग्वालियर वाली ट्रेन को हम चला देंगे। कितना चला देंगे? 1 घंटा, क्योंकि ये 60 मिनट देरी से चल रहे, तो इसे हम 60 मिनट चला देंगे। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। क्लियर? तो यहाँ पे चल चुकी होगी, कितनी चल जाएगी? तो 40 किलोमीटर ही चल जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जब 400 में से 40 किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है तो कितनी बची? 360 किलोमीटर। क्लियर? यानी अब हमें जो दूरी तय करनी है, कितनी तय करनी है? 360 किलोमीटर। आपको एक चीज़ और याद रखना है, 360 किलोमीटर की दूरी जो तय होनी है, अब देखना, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी बात होगी ट्रेन के पीछे या बस के पीछे बस जा रही है, ट्रेन के पीछे ट्रेन जा रही, सीधी सी बात, आप देखते हैं जब कि किसी दो ऑब्जेक्ट, मान के चलो एक ट्रक आगे जा रहा है, एक ट्रक पीछे जा रहा है, तो पीछे वाले ट्रक की स्पीड थी 80 और इसकी थी 40। ठीक है, जब ये 40 वाले में घलेगा तो कितनी स्पीड से घल रहा? घल तो 80 से रहा, लेकिन 40 से वो खुद जा रहा था, यानी 40 किलोमीटर से वो उसमें घल पाया। ठीक है, यानी उसका कम नुकसान हुआ। सपोज भाई अगर वो आमने सामने होते भाई साहब, तो जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा? ये 80 से आ रहा है, ये 40 से आ रहा है, 8 और 4 120। जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घलेगी तो गाड़ी पूरी मिट जाती है। क्लियर? सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। आपको एक चीज़ याद रखना होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी आमने सामने आ रही है तो क्या होगी? स्पीड प्लस, तो 40 की ऐसे और 80 की स्पीड से जा रही, 40 और 80 कितना होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 360 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, और दोनों चलती कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे से। भाग देंगे 12 3 36, यानी 3 घंटे लगते हैं। तो 3 घंटे में दोनों ट्रेन एक साथ मिलती हैं। अब बात क्या होती है? अब बात उन्होंने हमसे पूछा है, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पर मिलेंगे? ठीक है, तो ये जो दिल्ली से चल रही थी कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 8 3 24, यानी 240 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था? 240 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको रोक दो भी। हम आपको पहले वो क्वेश्चन कराते हैं जिनमें आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? फिर तो देखो अभी हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं, वो भी अपन करेंगे। एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं हैं। ठीक है, अर्थमेटिक की पूछे गए थे, एडवांस में बेलन वगैरह से आ रहे थे, तो आप उससे पढ़ते रहिए, और बेलन के क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे और अब भी आएंगे। क्लियर? अब देखें, अंग्रेजी और हिंदी में केवल 40% विद्यार्थी फेल होते हैं, और केवल हिंदी में 20% फेल होते हैं, तथा अंग्रेजी में 50% छात्र फेल होते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या 2800 है। तो कुल कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए? क्लियर? तो पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर अपन इसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने वाले हैं इसे भी। देखें, आप कोई भी एग्ज़ाम दो ना, तो ये सोच के ना दो कि हमें तैयारी नहीं करनी थी या कुछ भी, क्योंकि देखो भाई समय ऐसा चल रहा है कि आपको जो भी मिल रहा है कर लो अभी। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे फिर उसके बाद तो आपके पास ऐसी ऐसे। क्लियर? तो अपनी तैयारी करते रहना, बड़ी तैयारी, जैसे अभी पटवारी बन जाओगे, पटवारी के बाद एसएससी सीजीएल वगैरह यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन 2 घंटे करते रहना। ठीक है, अब कुछ लोगों का मानना है कि अब एक बार जॉब कर लेते हैं ज्वाइन, तो फिर करने की इच्छा नहीं होती या टाइम नहीं मिलता। तो देखो भाई, जब जुनून होता है ना अंदर से, तो ये सब मायने नहीं रखता। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हैं, टाइम आप 1-2 घंटे तो निकाल सकते हो ना, केवल 2 घंटे पढ़ना। ठीक है, लेकिन एक गुरूर में मत रहना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक पागलपन होता है जिससे आप बचें फिलहाल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, 40% विद्यार्थी फेल होते हैं अंग्रेजी और हिंदी में, केवल 40% विद्यार्थी फेल होते हैं, और केवल हिंदी में 50 और अंग्रेजी में कुल 50, हिंदी में 20 और अंग्रेजी में 50। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने आपको इसे वेन डायग्राम से भी कराया था। तो अपन क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, फेल को अपन जोड़ दे रहा है। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में होते हैं
20%, और इंग्लिश में कितनी होती है, तो इंग्लिश में होती है 50%। क्लियर। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है भाई साहब 70%। क्लियर। और जब फेल की बात हो तो इसमें से जो दोनों में फेल हो रहा है, दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 40%। तो 40% हम माइनस कर दें, कितना बचा यहाँ पर 30%। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर बचा केवल 30%। तो 30% क्या हुए हैं, तो 30% हुए हैं फेल। तो ये आ गया फेल का। 30% जब फेल हुए 100 में से, तो पास कितने हुए होंगे, तो सीधी सी बात है, तो पास वालों की जो हम संख्या निकालेंगे तो 100 में से 30 माइनस कर दें, कितने बचे 70%, यानी 70% कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है भाई, तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या वो कितनी है 2800। 2800 का आप 70% निकालेंगे। क्लियर। तो 70/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 शून्य 7 8 56 बचा 5, 7 दूनी 14 5 19, यानी कितने विद्यार्थी 1960 विद्यार्थी क्या हुए, दोनों विषयों में पास हुए हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1960। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1960। तो देखिए कितने आसान से क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखें इस वाले क्वेश्चन को, देखो 200 से 300 या 360 के बीच पूर्णांक जो 3 और 4 से विभाजित हैं कितनी संख्या है। तो देखें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसे हम क्या करेंगे, 200 से 300 के बीच की बात हो रही है। क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करो, बिल्कुल आसान तरीके से 200 से 300, 3 और 4 से, हमने आपको बताया था कि 3 और 4 की बात हो यानी वो संख्या 3 से भी होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। इनका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 चौके 12, यानी वो संख्या क्या होगी, तो 3 चौके 12, यानी वो संख्या कितने से विभाजित होनी चाहिए, 12 से। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि 200 से 300 तक। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 मिनट रुकना। तो देखें 3 और 4 से विभाजित हों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 300 तक निकाल लेंगे कि 300 तक कितनी संख्या है। क्लियर। 200 से 300 तक का पता करना है, तो 300 तक कितनी संख्या है, तो 12 से कैंसिल किया तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी कितनी संख्या है 50। अब लेकिन उन्होंने 1 से लेकर 100 तक तो छोड़ दिया। क्लियर। तो हम 100 तक निकाल लेंगे, 100 तक निकालेंगे 12 से भाग दिया, तो 12 8 96, 1 से लेकर 100 तक, तो 12 8 96। क्लियर। यानी टोटल कितनी संख्या हो रही थी 1 से लेकर 300 तक, तो 1 से लेकर 300 तक जो संख्याएं हो रही थी तो वो हो रही थी 25 संख्याएं डिवाइड। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 100 तक कितनी हो रही, 12 8 96, 3 और 4 दोनों से होनी चाहिए विभाजित। क्लियर। तो यहाँ पर बच कितना रहा है, तो कितनी संख्या, यानी 25 में से हम 8 माइनस करें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 में से 8 माइनस यानी 17, यानी 17 संख्याएँ ऐसी हैं जो विभाजित हो रही हैं कितने से, तो 12 से विभाजित हो रही हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, देख लीजिए बस एक बार। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे अपन अभी थोड़ी देर से कर रहे हैं, जब तक ये देखो 5 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, दोनों के एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, 5 लाल और कितनी नीली गेंदें हैं, 3 नीली गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो दोनों के एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, 5 लाल हैं, 5 लाल में से कितनी 2 गेंदें निकाली जानी हैं, तो एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
तो क्या करेंगे हम 5 में से पहले 2 निकाल लेंगे, 5 में से 2 गेंदें निकाल ली, प्लस और की बात हो तो हमेशा प्लस आता है, फिर 3 में से 2 गेंदें निकाली गई। क्लियर। टोटल गेंदें कितनी है, तो टोटल गेंद है 5 और 3 8, 8 में से कितनी गेंदें निकाली जानी है, तो 8 में से कितनी गेंद निकाल रहे हैं हम 2। ये चीज़ आपको सबको लगभग पता होगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 5C2 तो इनका सीधा सीधा अपन गुणा कर दो, 10 आता है। अब ये अपन ने निकाल कैसे लिया, तो देखो भाई 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल। क्लियर। 5 के 20, 2 से भाग जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा 10 प्लस 3C2 तो ये 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना बचेगा, केवल 3 ही बचेगा। जब ऐसे 8C2 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखें तो ये बन जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 8 ही 7 56, 56 का आधा कितना होता है 28, यानी कितना आ जाएगा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये बन जाएगा 10 और 3 13, 13 बटे 28। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 13 बटे 28। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए क्वेश्चन को देखते जाइए और करते जाइए। ये इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को इतने टफ लग रहे हैं क्वेश्चन अभी भी, कि उसे ऐसा समझ रहा है बिल्कुल। और आज तो और हद हो गई, एक कह रहा था कि बहुत टफ पेपर आया, तो टफ बिल्कुल नहीं आते, बस आपकी करने की क्षमता होनी चाहिए एक पेपर को। क्लियर। आप जब मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर तो आपको टफ लगेगा। अब जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए आसान लगता है। तो इसमें 2 लोग तो रहेंगे, या तो टफ वाला और सरल वाला। तो टफ वाले को टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, सरल वाले को इसलिए सरल लगता है क्योंकि वो दिन रात एक मेहनत करता है, और जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा भाई, ठीक है, चाहे कोई भी हो। उसमें बुराई तो कुछ है नहीं ऐसी कि सर हमारा और इनका, तो भाई मेहनत जो करता है उसे मिलता ज़रूर है, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी नावधारा से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर। ये है क्वेश्चन, किसी नाव की अनुप्रवाह में यानी धारा की दिशा में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है 150 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितना समय लगेगा उसे दूरी तय करने में, कितने किलोमीटर की है 150 किलोमीटर की। तो देख लीजिए भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, धारा की दिशा में, और जब धारा की दिशा में बह रही और उल्टी मतलब आ रहे और जा रहे, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। क्लियर। तो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल दिया है, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह नहीं दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 प्लस 45, जब इनको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, बटे में आना और जाना 2 से भाग करेंगे, तो ये बन जाएगा 45 100 55 100, 100 में 2 से भाग देंगे। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में टोटल कितनी दूरी हो गई, 100 किलोमीटर की हो रही है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अच्छा ठीक है, देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, यानी जो हमें स्पीड पता चल गई, वो स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत। 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। टोटल दूरी कितनी तय करनी है, तो टोटल दूरी करनी है 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर जब हम टोटल दूरी तय कराएंगे, और हमारी जो स्पीड आ रही है कितनी आ रही, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, जब इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटे। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 3 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 घंटे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए विक्रय मूल्य पर 40% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि होगी। देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए बिल्कुल कितने रद्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़े टफ लगते हैं।
तो भाई नहीं पढ़ोगे तो वो तो लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई भी नहीं है जो आपसे ना बने, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। क्लियर? तो एक बार पढ़ लीजिए फिर अपन इसे सॉल्व करें। तो उन्होंने बोला कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। क्लियर? तो कितनी हो रही? विक्रय मूल्य पर, यानी यहाँ पर क्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे बोलते हैं हम सेल प्राइस। इतना क्लियर? कहाँ गया क्वेश्चन? टेंशन ना लो, सभी क्वेश्चन करेंगे अपन। क्लियर? तो यहाँ पर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो उन्होंने बोला कि विक्रय मूल्य पर 40% की हानि होती है। क्लियर? यानी 40% की हानि होती है, यानी वो वस्तु 100 की होगी, यानी जो बेच दी आपने 40% की हानि, उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना रहा होगा? 140। तो सीधी सी बात है, जब अपने विक्रय मूल्य पर 40% की हानि हुई आपको, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी? 140। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलो बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 140 थी, आपने 100 में बेच दी, हमें हानि कितने की हुई? 40 की। तो 40 की जो हानि हुई, तो हम जो हानि निकालेंगे वो कैश पे निकालेंगे? 40। तो ये निकालेंगे 140 पर। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 100 का गुणा किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 40 पंचे 200, और जब 200 से भाग देंगे 7 में, तो आपको पता है 14 सही 2/7, तो बन जाएगा 28 सही 4/7। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, 7 8 56, कितना हुआ? 7 8 56 और 4/7, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 28 सही 4/7। ये इसका राइट आंसर होगा, 28 सही 4/7%, और यहाँ पर लगा देना आप परसेंट। तो क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 28 सही 4/7%। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया कि भाई इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल आसानी से करेंगे। आप एक बार बस क्वेश्चन को देख लें, और जो लोग कर सकें तो वो आंसर देते जाया करो, शर्माया ना करो। ठीक है? क्योंकि आंसर आपको देना है और आप पे बनते भी हैं। ठीक है? तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, कोशिश करें जल्दी से, आ जाएगा तो ठीक है, बाकी हम तो फिर उसे करा ही रहे हैं। और अभी बहुत क्वेश्चन है, यही बस क्वेश्चन नहीं है कि आप बस हो गए हो फ्री। देखिए, इकाई का अंक निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? आपको पता है जब भी आपसे कोई बोले कि भाई 2 के ऊपर 8 है, इसका इकाई का अंक बताओ, तो हमें 2 के ऊपर 8 का तो नहीं पता, लेकिन हम क्या कहते हैं? 8 में कितने का भाग देते हैं? 8 में देते हैं भाई साहब 4 का भाग। तो कितना दिया? 4 बार गया, 4 दूनी 8, कितना बचा? 0। और 2 के ऊपर 0 होता है तो क्या बनता है? 1 बनता है। इतना क्लियर? फिर इसमें देंगे भाग, अरे सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इकाई का अंक बताना है ना। देखो, आधार समान है तो सब जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर? इतना चीज़ माइंड में रखो, आधार समान है तो ये सब जुड़ जाएंगे। 8 + 9 + 10 डेट 20 तक। क्लियर? इसके बाद आपको एक रूल पता है कि 1 से लेकर 20 तक। क्लियर? तो देखिए, 1 से लेकर 20 तक जोड़ने का क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसे आप डिटेल में पढ़ लेना। फिलहाल हम इसे जल्दी जल्दी कराते जा रहे हैं। तो 2 के ऊपर जो पावर बनेगी वो कितने की बनेगी?
तो 2 के ऊपर पावर बनेगी 182 की। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? जब 2 के ऊपर 182 की पावर बनेगी तो हम इसे क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्लियर? और जब हम इसे 4 से भाग देंगे 182 को, तो 182 में 4 का भाग दिया जाएगा, तो 4 चौके 16, कितना बचा 2, फिर होगा 4 चौके 16 बचा 2 हो गया 22, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, यानी 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2 यानी कितना आता है 4। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यूनिट डिजिट निकालना है भाई, तो यूनिट डिजिट को आप टॉपिक को रिवाइज करना, जहाँ तक आपसे क्वेश्चन ना बने कोशिश करना। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सरल क्वेश्चन आया था, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे ना बने। तो देखिए क्या करना है, सबके बटे में क्या है, हर में 7 7 7, और यहाँ पर 66 55 11 9 और 6, इनको बस जोड़ दो। क्लियर? तो देखें 55 और 11 66 और 66 पहले से, 9 और 6 15। क्लियर? तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 मिनट, एक तरीका और, कोई दिक्कत नहीं, 66 और 66 करो तो 60 दूनी 120 और 6 और 6 12, कितना हो जाएगा 132। तो कोई बात नहीं, अपन सीधा ऐसा जोड़ दो 66 66 और 15, यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 6 12 5 17 बचा 1, 6 6 12 और 1 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, यानी कितना आ गया 147। तो ए बन गया हमारा 147। यहाँ तक कोई दिक्कत? 147। अब जो बात हो रही है 1/7 2/7, तो इनकी 1/7 एक मिनट 1/7 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7। जब इनको हम जोड़ेंगे 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7, तो आपको पता है हर समान हो तो अंश जुड़ जाता है, तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एलसीएम बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इतना क्लियर? जब 15 हुआ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी आप ऐसे इसमें आंसर नहीं लिख सकते 147 सही 15/7। आप इसे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 1/7, यानी इसमें 2 और जुड़ जाएगा। अब ये लिखा जाएगा इस प्रकार से। जब ये लिखा जाएगा तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे 147 से 2 कितना होगा 149 सही 1/7, जो कि इसका कितना था, राइट आंसर था 149 सही 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा भाई साहब, इसका राइट आंसर आएगा 149 सही 1/7। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 10 पाइप हैं जिनकी कार्य क्षमता समान है। एक टंकी को, एक क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया था, ठीक है, और एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। पाइप वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कराया गया था। क्लियर? तो 10 पाइप जिनकी कार्य क्षमता समान है, एक टंकी को 35 मिनट में भरती है। यदि 3 पाइप खराब हो जाते तो बाकी पाइप टंकी को कितने समय भरेंगे? तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, तो इसमें आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर 10 पाइप है, इनकी कार्य क्षमता है, 10 पाइप कितने मिनट में भरती है, 35 मिनट में भरती है। तो उन्होंने पूछा 3 पाइप खराब हो गए, यानी 3 पाइप खराब हो गए, पहले कितने थे 10, अब कितने बचे 7। जब 3 पाइप खराब हो गए तो कितने समय में भरेंगे, यानी उन्होंने हमसे पूछा है टाइम कि कितने समय में टंकी को भरेंगे, यानी T बराबर, तो 7 एकम 7 7 पन्ना 35 और 10 पन्ना 50, यानी कितने समय में भरेंगे वो 50 मिनट में। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ो। 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है तथा 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। हो ही गया गलत। ठीक है, तो यहाँ पे 125 किलोमीटर प्रति घंटे 125 किलोमीटर की दूरी
25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देख लें, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन इसे सॉल्व करें। तो इसे ही बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं भाई, बिल्कुल टफ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्वेश्चन इतने आसान है, बस आप थोड़ा उसमें पेशेंस रखें और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है क्या, हमसे औसत गति पूछी गई है। तो औसत गति क्या होती है, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, और जब गति की बात है तो कुल दूरी बटे कुल समय। इतना क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, शॉर्ट में करेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि देखो यहाँ पे जगह और दूसरी बात टाइम। तो उन्होंने बोला कि 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 प्लस दूरी को रख लो पहले, 120 और 125, क्लियर। तो 120 प्लस 125, ये तो हो गई केवल दूरी। ये 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कितने के समय में करेगा तय, तो 20 से भाग देंगे तो 20 चौके 80, इतना क्लियर। फिर 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 30 से भाग देंगे 30 चौके 12, यानी कितना आएगा 4 घंटे। 125 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 25 पंचे 125, यानी कितना आ जाएगा 5। तो 5 4 9 4 13, यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो 120, यहाँ पे कोई टाइप में मिस्टेक तो नहीं लग रहा है थोड़ा सा, टाइपिंग नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखें तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 325, यानी 325 किलोमीटर। इसको जब जोड़ेंगे 5 4 9 4 13, तो 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 13 पन्ना 65, यानी ये इसकी औसत गति आएगी, या एवरेज स्पीड कहें तो कितना आ जाएगी, आ जाएगी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, और अपन देखो कितनी आसानी से इनको करते जा रहे हैं, बशर्ते बस आप इन्हें अच्छे से करते जाइए, और यहाँ पर जहाँ भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। क्लियर, ठीक है, 2 पासे फेंके जाते हैं, एक पर 6 आने की प्रायिकता और एक पर 6 ना आने की प्रायिकता। तो एक बात बताओ, पासे होते क्या है, पासे को तो लगभग सभी जानते हो, पासा देखते हैं अगर यहाँ पर मिल जाता है तो, पासा मिल तो गया है शायद, ये तो वैसे घन है, ठीक है पासा वो भी, ऐसा कुछ नहीं है, अपन ऐसे घन के रूप में तो उपयोग वैसे भी करते हैं। तो पासा ऐसे ही तो होता है बिल्कुल सेम, उसमें थोड़ी ना कुछ अलग से होता है। क्लियर, तो ये पासा हो गया, इसकी एक कॉपी और कर ले रहे हैं अपन, अरे ये छुप गया है, तो ये हो गए पासे, इतना क्लियर, 2 पासे हो गए। अब इन्होंने बोला कि एक पर 6 आने की प्रायिकता, एक पर 6 ना आने की प्रायिकता। क्लियर, तो अपन दोनों साइड से कर दे रहे हैं। पहले अपन क्या कर रहे हैं, इनमें बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं कि एक पर केवल 6 ला रहा है और एक पर 6 नहीं ला रहा है। क्लियर, तो देखें यहाँ पर जो इसमें कंडीशन बनेगी, कंडीशन ही बनेगी कि अगर एक पर 6 आई तो एक पर 1 आया, दूसरे पर 6, दूसरे पर 2 आया, इस पर 6, इस पर 3, इस पर 6, इस पर 4, इस पर 6, इस पर 5, इस पर 6। इतना क्लियर, यहाँ पे कितनी कंडीशन बन गई, यहाँ पर 5 बन गई। दोनों पर 6 कभी आ नहीं सकता। क्लियर, उन्होंने खुद बोला है कि दोनों पर 6 आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, अब एक कंडीशन है हो गई, यहाँ पर 6, एक पासे पर 1 पर 1, एक पर 6, एक पर 2, एक पर 6, एक पर 3, एक पर 6, एक पर 4, एक पर 6, एक पर 5। तो कितनी कंडीशन बन गई यहाँ पर, तो 5 ये वाली बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने आपको पर्सनल से जब पढ़ाया था तो आपसे बोला था जब एक पासा फेंका जाए तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपन टोटल करेंगे। क्लियर, F/T। तो यहाँ पर जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो कितने आंकड़े बनते हैं, 36। जब 3 पासे फेंके जाते हैं तो कितने बनते हैं, 216। यहाँ तक कोई दिक्कत।
तो कितने पाँच फेंके जा रहा है, तो 2 पाँच फेंके जा रहा है, यानी 36 हो गया। कितनी कंडीशन बन रही है, कितने तरीके से हो सकता है, तो 5 है और 5 है, कितने हो गए 10। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/18। क्लियर। तो देख लीजिए इसे और फिर अपन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या का 4/5 क्या है, लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 25% की कमी और लड़कियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है तो सभी छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो देख लीजिए एक बार पढ़ लें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है उन्होंने हमसे बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या कितना है, 4/5। तो लड़कियों की संख्या का 4/5 बोला है, यानी कि लड़कियां अगर 5 है तो लड़के कितने हैं, 4 हैं, यानी ये हो जाएंगे गर्ल्स और यहाँ पे हो जाएंगे बॉयज़। अगर लड़कियां 5 हैं तो लड़के कितने हैं, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि लड़कों की संख्या में कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि होती है तो इसका 25% कितना होगा, तो 25% मेरे भाई होगा 1, यानी लड़के कितने होंगे, 5। यहाँ पर लड़कियों की संख्या में कितने संख्या, गर्ल्स की संख्या में कितनी वृद्धि होती है, तो गर्ल्स की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो 40% निकलेगा, तो 40% की जब वृद्धि होगी तो 5, सॉरी यहाँ पर 2 बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7। तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 7। यहाँ पर हम देखेंगे पहले कितने हुए थे, 5 और 4 9, कुल बन रहे थे 9 छात्र। अब यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि जो हो रही भाई साहब +3 की। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है, पहले कितने थे, यानी उन्होंने पूछा है तो सभी छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ये बात तो क्लियर हुई, क्या है, वृद्धि। अब कितने की हुई है, तो 12 में से, सॉरी 9, पहले 9 थे ना, तो 9 में से 3 की वृद्धि हुई है, इंटू कर देंगे हम 100। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो बन जाएगा 33 सही 1/3%। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा 33 सही 1/3%। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। अब जिन लोगों का ये पेपर हो तो बिल्कुल आसानी से शांति से जाएं और बहुत आराम से पढ़ें क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और मैथ का जो पोर्शन है तो पहले बता दे रहा है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर को सबसे लास्ट में करना। मैथ्स वाला पोर्शन पहले से मत भिड़ जाना, अगर पहले से करोगे तो आप बस कन्फ्यूज होते जाओगे और आपको प्रॉब्लम बनेगी। क्लियर। तो कोशिश ये करना कि आप उसे पहले से ना करो। और परसेंटेज के कुछ शेष वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि उसकी इनकम का शेष इतना उतना, ठीक है, कि एक व्यक्ति की आय है 50% वो अपनी रेंट पर खर्च करता है, उसका शेष 20% एजुकेशन पर भी उसका शेष। तो शेष वाले क्वेश्चन आप करके जाएं, ठीक है, वो पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और संख्या वाले पूछे जा रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग और छोटी से छोटी संख्या का भाग। और एक क्वेश्चन घन का भी आया था कि उसकी भुजा 7.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये सब क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं जो आप पढ़ते जाएं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना करना, अगर आपने, और इनका अलग से रजिस्टर बना लेना। क्लियर। अगर डेली का आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आपका पेपर हो और ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आपको बहुत काम में आएंगे, आगे तक काम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कल के एनालिसिस के साथ मिलेंगे, कल 26 मार्च है तो कल देखते हैं। थैंक यू।